चूंकि ये छत्तीसगढ़ विकास संवाद है और इसमें हम विकास की बात करेंगे, और विकास जो है वो चौतरफा होता है। कोई ये नहीं होता कि जो सड़कें आप देखते हैं वो विकास है, जो बिल्डिंग आप देखते हैं, कोई बच्चे अगर लड़कियों की दर संख्या स्कूल में बढ़ रही है तो वो भी विकास है, अगर महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधर रही है वो भी विकास है, बच्चे कुपोषण के शिकार नहीं हो रहे हैं वो भी विकास है। तो कई तरह से विकास गढ़ा जाता है, कई तरह से विकास होता है, और ये विकास में बहुत सारे लोगों की प्रत्यक्ष परोक्ष भूमिका होती है। तो अब हम ये बातचीत करेंगे कि जो लोग इस विकास से जुड़े हैं और जिनको कहीं ना कहीं जनता ने चुन कर भेजा है, ऐसे प्रतिनिधि भी हमारे बीच में हैं। तो मैं सबसे पहले जिनको बुलाने जा रहा हूँ, स्वाति संत सिंह जी हमारे बीच हैं, मैं उनको मंच पे आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ। थोड़ी बातचीत हम लोग करेंगे और जानेंगे कि स्वाति जी किस तरह से कामकाज कर रही हैं। मैं अपने सहयोगी उनसे दुबे जी से बात करूंगा कि वो आएँ और मधुकर जी और स्वाति जी का पुष्प कुछ दे के स्वागत करें। आइए स्वाति जी, बैठिए प्लीज़। तो आप सब महिलाएं, यहाँ पे महिलाओं की जो संख्या है वो ज़्यादा है, और जैसा कि आपको पता है कि इस समय हमारे देश में ये भी कोशिश हो रही है कि लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़े, और सरकार इसके लिए विधेयक भी लाई थी, और कोशिश ये है सरकार की कि 2029 तक हमारी विधानसभा में, लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़े। पर इसके पहले जब पंचायती राज व्यवस्था आई तो महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी, और गांव-गांव में पंच, सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में हमको बड़ी संख्या में महिलाएं दिखी। और छत्तीसगढ़ उन सौभाग्यशाली राज्यों में था कि जो 50% आरक्षण था, हमारे यहाँ 56% महिलाएं जो हैं उन पदों पे काबिज हुई। तो छत्तीसगढ़ में यदि हम देखें तो बहुत सारे जो अग्रणी प्रदेश थे उसमें जो एक लिंग अनुपात है उसमें भी छत्तीसगढ़ बहुत आगे था, और महिलाओं के सशक्तिकरण में भी छत्तीसगढ़ आगे है। तो अब ये इसकी मिसाल है। स्वाति जी जो मेरे साथ यहाँ बैठी हैं और जो सूरजपुर जनपद की अध्यक्ष हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा स्वाति जी कि ये छत्तीसगढ़ विकास का जो हमारा कार्यक्रम है और हम यहाँ पर डेवलपमेंट की बात करने आए हैं, आप जनपद अध्यक्ष हैं, आप किस किस तरह से विकास कार्यों से जुड़े हैं, लोग आपसे क्या अपेक्षा करते हैं, प्रधानमंत्री आवास को लेके क्या है लोगों के मन में, राशन कार्ड को लेके क्या है, और कौन कौन सी योजना है जो लोगों को आप उनसे जोड़ती हैं? सबसे पहले तो मैं आज इस जनधारा विकास परिवर्तन जिला सूरजपुर के अंतर्गत आप लोग के इस कार्यक्रम में आपका भी इस मंच के माध्यम से स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पर आए हुए समस्त बहनों का भी स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। जहाँ तक आपने जो सवाल किया है, क्योंकि किसी चीज़ का भी विकास अगर होना है तो मैं जिस दृष्टिकोण से देखती हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मैं पूर्व में सरपंच रह चुकी हूँ, और किसी चीज़ का भी विकास अगर मैं कहती हूँ तो छोटे स्तर से ही शुरुआत इसकी होती है। तो ग्राम पंचायत में मुख्यतः मैं ग्राम सभा बैठक को ही मानती हूँ कि कोई भी एजेंडा या कोई भी विकास होता है तो हम लोग वहाँ ग्राम सभा बैठक में वहाँ पर महिलाओं की, पहले मैं ये देखा करती थी, जब 2 बार से मैं सरपंच रह चुकी हूँ। प्रथम में जब सरपंच थी तो वहाँ पर महिलाओं की संख्या कम हुआ करती थी। उसके बाद महिलाओं की संख्या जब दूसरे बार फिर बनी सरपंच तो महिलाओं की संख्या फिर बढ़ने लगी, और उन लोगों में भी जागरूकता आने लगी कि हम अपने गांव के विकास के लिए क्या कर सकते हैं। और जो हमारे पंच बने हुए थे वो भी इस विकास के कार्य में हम लोग भी जुड़ के कार्य क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी उन लोग में जागरूकता आई, ग्राम सभा बैठक के प्रति भी जागरूकता आई, और अब वो विभिन्न एजेंडाओं के द्वारा जो पढ़ के सुनाया जाता था वो कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उन लोग भी अपने जो वार्ड हैं उसमें क्या समस्या है उनको उन लोग रखते थे,
और ऐसे करके वो हमारे अब मैं जैसे कि वर्तमान में जनपद अध्यक्ष हूँ, तो वो सारे पंचायत में लगभग 107 पंचायत हमारे विकास खंड के अंतर्गत है। तो उसमें सारे पंचायतों द्वारा जो भी एजेंडा में जो जो आवश्यकता हैं, तो हम लोग जनपद स्तर पे देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या समस्या जा रही है। वैसे भी हम लोग का दौरा लगा ही रहता है, तो क्या समस्या आ रही है और क्या उचित है क्या अनुचित है करके हम लोग अपने एजेंडा में भी उसको जोड़ते हैं कि हम लोग को ये राशन कार्ड जैसे आपने बताया, तो एक छोटी बात को मैं बताना चाहूँगी। राशन कार्ड में क्या क्या उन लोग को पूरा होना चाहिए, तो इसके बारे में भी प्रचार प्रसार होना चाहिए, ताकि हमारे जो ग्रामीण जन हैं वो शिक्षित भी नहीं है और उसकी वजह से कुछ न कुछ फार्म में कमी रह जाती है। तो हम लोग सरपंच सचिव के माध्यम से प्रचार प्रसार करवाते हैं कि उनको वो सारी चीज़ें पता हो कि एक छोटी सी जो राशन कार्ड है उसमें क्या क्या कागज़ें की आवश्यकता है, वो सारे उनको अच्छे से पता हो। अगर कुछ कमी हो तो ग्राम पंचायत स्तर पे ही अच्छे से वो ठीक हो जाए, ताकि हमारे यहाँ पर आके उनको राशन कार्ड मिल सके और यहीं से सरपंच सचिव के सिरमोहर से ही उनको यहाँ से फिर जनपद से उनके पास वापस जाता है और राशन कार्ड भी उनको उपलब्ध हो जाता है। तो ऐसे करके हमारे ग्रामीण जन भी काफ़ी खुश रहते हैं कि अब बहुत आसानी से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रचार प्रसार भी हो रहा है और काफ़ी हद तक उनको भी जो शासन की योजनाएं हैं वो सरलतम से पहुंच रहा है। अब तो फेसबुक वगैरह भी हो गए हैं, व्हाट्सएप भी हो गए हैं, तो उनके माध्यम से भी उनको बहुत अच्छे से जानकारी मिल रही है पहले की अपेक्षा। तो मैं यही चाहूँगी कि ये हमारे एक विकास खंड स्तर पर मैं देखती हूँ तो ये विकास ही है। वैसे ही जिला में, वैसे ही राज्य में, तो हमारा दिन प्रतिदिन विकास के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी, दरअसल देखिए ये बात सही है कि पंचायती राज अधिनियम जब आया और महिलाओं को हिस्सेदारी मिली, पर जैसा हमेशा से पुरुष करता रहा है कि वो महिला को आरक्षण तो मिल गया, पर उसको लगा कि ये मेरा क्षेत्र राजनीति। तो कई जगह हमने देखा कि सरपंच पति, पार्षद पति, और एक प्रकार से उसने महिलाओं को डमी की तरह प्रस्तुत किया। पर इतने सालों में महिलाओं ने वो एक टेक था जो उसको हटाया, और अब मैं बहुत बार देखता हूँ कि अब महिलाएं मतलब खुद से निर्णय लेती हैं। तो क्या आप जिस जगह हैं, तो आप चूंकि 2 बार सरपंच रही हैं, तो क्या आप महसूस करती हैं कि अब पति की जरूरत तो अपने घर में है, पर यदि आपको निर्वाचित जनता ने किया है, पर यदि बोर्ड लगा के पति बैठा है कि सरपंच पति, या हर जगह वो एक पति जो है वो मेन रोल अदा कर रहा है पर नाम पत्नी का है, तो ये क्या इतने सालों में हटा है क्या? मैं कहना चाहूँगी इससे पहले ज़रूर हुआ होगा, लेकिन जब मैं सरपंच बनी उस समय हमारे पति ये सहयोग करते थे कि आप जिस पद में हो उस पद के अनुसार आपको कार्य करना है, क्योंकि वो कुर्सी आपके लिए है और आपको उन्हीं के अनुसार कार्य करना है। इसमें हम सहयोग कर सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता और अपने गांव की विकास करने वो आप स्वयं जिम्मेदार हो। तो इस प्रकार से पति का सहयोग भी मिला है। और आज के दौर पे मैं जहाँ तक देख रही हूँ कि हमारे उस समय जनपद में तो थी नहीं, लेकिन अब जनपद में हूँ तो काफ़ी सरपंच महिलाएं जो स्वयं से आती हैं और अपनी समस्याओं को भी रखती हैं। और मैं बता रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ कि ग्राम सभा बैठक में भी महिलाओं की भी काफ़ी भागीदारी है। वो रुचि लेते हैं कि हमको ये चीज़ मिलना चाहिए, चाहे वो पीएम आवास हो गया, राशन कार्ड हो गया, या स्वास्थ्य सुविधा हो गया, चाहे आंगनवाड़ी से संबंधित हो गए, चाहे विभिन्न प्रकार की कोई भी, वो महिला इतना जागरूक है पहले की अपेक्षा। वही कह रही हूँ, आज के दौर में सोशल मीडिया के दौर पे काफ़ी जानकारी ऐसे ही मिल जा रही हैं, तो काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा मेरे को रिजल्ट देखने के लिए मिला है। और महिलाएं ऐसे ही जागरूक रहेंगी तो और आगे बढ़ सकती हैं। जी, महिलाएं जागरूक रहेंगी तो आगे बढ़ सकती हैं, ये बात आप कह रही हैं। हम देखते हैं कि बहुत बार छत्तीसगढ़ में कुछ कुरीतियाँ हैं, जैसे बहुत सारे अंधविश्वास हैं। लोग टोनी में भरोसा करते हैं, लोग हरेली में अंधविश्वास में भरोसा करते हैं, और कई बार खास करके महिलाओं को लोग बहुत टारगेट करते हैं, और ख़ास करके धार्मिक जो बहुत ढोंगी बाबा होते हैं वो भी, और बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से महिलाओं की जो धार्मिक आस्था है या वो थोड़ी घर में रहती हैं
तो कोई सोना दुगना करने का झांसा देता है। ऐसी खबरें हमारे पास मीडिया में आए दिन आती हैं। तो आपको लगता है कि महिलाएं जिस तरह जागरूक हो रही हैं अपने अधिकारों के प्रति, राशन कार्ड बनाने आ रही हैं, तो क्या महिलाओं में ये भी आप देख रही हैं कि ये इस तरह की जो ठगी हो रही है, और ख़ास करके साइबर ठगी, इस समय एक नई तरह की ठगी है कि महिलाओं के हाथ में यदि मोबाइल है तो उस मोबाइल से कोई उनसे OTP मांग रहा है, तो क्या महिलाएं इस क्षेत्र में भी जागरूक हो रही हैं या इसमें भी पंचायती राज व्यवस्था कोई काम कर रहा है? जी, आपने जो कहा वो कुछ हद तक सही भी है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, दिन रात होते हैं। तो हम कितने भी जागरूक होंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जागरूकता की वजह से भी हम अलर्ट तो रहते हैं कि हम लोग ये कर सकते हैं, वो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। इस चीज़ को मैं भली भांति समझती हूँ कि ऐसा हो भी सकता है। लेकिन क्या है कि अब मान लीजिए एक घटना घटा है कहीं और पास, किसी क्षेत्र में घटा है, उस चीज़ से हम सचेत रह के जागरूक हो के कर सकते हैं। और ये जैसे मैं बताई, मैं सोशल मीडिया को इसलिए ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि कुछ भी घटनाएं घटती हैं, मान लीजिए एक क्षेत्र में घटा है तो हम लोग उससे सचेत हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं और प्रचार प्रसार भी होता है। कहीं ना कुछ घटना हमारे जागरूक होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटना घटती हैं तो उसके जिम्मेदार हम नहीं कह सकते हैं कि हम जागरूक थे इसलिए हुआ, या हम उससे जागरूक नहीं होने की वजह से ऐसा हुआ। ऐसा इसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। इसको हम लोग दोनों मतलब कि कर सकते हैं कि दोनों तरफा से देख सकते हैं कि कभी कभी चूक हो जाता है। और जैसे कि अंधविश्वास के बारे में आपने कहा, तो अंधविश्वास जहाँ जागरूकता है वहाँ अंधविश्वास तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लोग उस चीज़ को जागरूक मतलब कि अब सोशल मीडिया के दौर पे हम लोग देख रहे हैं कि कहीं कहीं अंधविश्वास की वजह से ये घटना घटी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उसको अच्छी तरह से देखते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मान लीजिए पहले के समय में ऐसा होता था, कई जगह अभी भी हो रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो भी बीमारी हो रही है तो हम लोग अस्पताल आ रहे हैं। अगर सांप काट दिया है तो हम लोग सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग में ही आ रहे हैं, क्योंकि अब उसको करने में कई मौतें हो चुकी हैं पहले समय में, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, लेकिन नहीं कह सकते हैं। कम से कम अगर 5% है तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि इतना परसेंट में पूरा हम लोग जोड़ देंगे। तो मेरे ख्याल से कि अब काफ़ी जागरूक हैं, तो अब उन लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य विभाग के उप स्वास्थ्य केंद्र वाले लोग भी जागरूक हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी उनको बताते रहते हैं और जनप्रतिनिधि भी दौरा करते हैं, वो भी बताते रहते हैं, ग्राम सभा बैठक में भी बताते रहते हैं, और मोबाइल में, व्हाट्सएप में सब ये चलते रहता है कि आप लोग जागरूक रहिए, क्योंकि आगे के दिन में क्या हो सकता है, हमारे अंधविश्वास से जान भी चली जाती है। तो उसको ध्यान में रखे करके, अब कुछ लोग गलती कर बैठते हैं, लेकिन वो भी सचेत रहें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कह नहीं सकते कि जागरूकता नहीं है यहाँ पर। जी देखिए, हमारा कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ विकास संवाद। तो मैंने जैसे पहले कहा कि विकास में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, और ये जो इस समय पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें जनपद पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, सबको मूलभूत की राशि मिलती है, बहुत सारा फंड मिलता है, और आजकल डायरेक्ट फंड मिलता है। इधर आपके सूरजपुर में CSR का भी कुछ ना कुछ आप लोग अलग अलग जो इंडस्ट्री है उनसे बात करते होंगे। आपने अभी तक के अपने कार्यकाल में जो काम ऐसा किया जो आपको लगता है कि कल कोई भी मुझे याद करना पड़ा, या मैं जनता के बीच में जाऊं और मैं कहूं कि मेरा ये काम है, तो ऐसे कौन से काम थे जो आपको लगता है कि आपने करवाए हैं, या आपके दिमाग में ऐसा है कि मुझे आने वाले समय में ये प्रायोरिटी में काम करवाने हैं? ऐसे तो अभी मुझे बने हुए लगभग 1.5 साल ही हुए हैं, और मेरा जो पंचायत वाला कार्यकाल था उसी के ही वजह से मैं यहाँ पर जनपद अध्यक्ष के तौर पे कार्य करी और उनके द्वारा चुन के यहाँ तक पहुँची। और पंचायतों को ही ज़्यादातर विकास के लिए मैं भी जोड़ती हूँ कि क्या क्या कमी थी उस समय, कि क्या नहीं होना चाहिए था और क्या होना चाहिए था। तो अभी तक जैसे कि अब हमारे जो भी पंचायत में कार्य होते तो 15-20 से ही कार्य होते थे, और वो फंड पे ही डिपेंड करता है कि क्योंकि पंचायत एक संस्था है और संस्था के रूप में वो
अब 15 वित्त से हो गया, चाहे विधायक महोदय मतलब विधायक मद हो गया, चाहे सांसद मद हो गया, इसी से ही अपने कार्य करते हुए आए हैं। और अभी भी हमारे विकास खंड में ऐसा सुनने में आया कि जी राम जी वाला भी अभी चल रहे हैं, तो जो इसमें आएंगे तो जो भी है तो हम सारे पंचायतों को जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे कि उसके वजह से जो हमारा अधूरा सपना रह गया जो पिछले कार्यकाल में कि ये काम करवाना है वो काम करवाना है, तो इस जी राम जी में हम लोग जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे कि कोई पंचायत छूटे ना, और जो जो उनको आवश्यकता है वो चीज़ को हम लोग एक बार ध्यान से देखेंगे कि कहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकता है। हो सकता है कि उस जगह में आवश्यकता ना हो और वो चीज़ हो जाए, तो उस चीज़ का भी हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो एक बार हम लोग फिर से उस पंचायत में जाके कि क्या क्या पंचायत में जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से हमारे जनपद में ही आते हैं, तो वहाँ पर हम लोग ज़रूर देखेंगे कि क्या क्या योजना के तहत उन लोग एजेंडा में क्या क्या जुड़वाए हैं, कौन सा एजेंडा छूट गया है। और वो क्षेत्रफल के अनुसार मान लीजिए कि कहीं का जल स्तर नीचे है तो हम लोग वहाँ पर क्या व्यवस्था कर सकते हैं, और पानी की व्यवस्था, जल स्तर नीचे है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर ना हम लोग हैंडपम्प खुदवा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, कि जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जल स्तर नीचे है, तो वहाँ पर हम अन्य सुविधाएं उपलब्ध, चाहे अगर तुरंत तत्काल की आवश्यकता है तो हम टैंकर की व्यवस्था करवाएंगे, चाहे वो 15 वित्त से हो या जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र के हैं तो वो अपनी राशि से वो चीज़ करवा सकते हैं जिससे हमें हमारे पंचायत का विकास हो। और अभी हाल ही में तो ऐसा कुछ नया फंड वगैरह सब के नहीं आया है, लेकिन जितना आएगा तो हम उसमें ज़रूर कोशिश करेंगे कि ज़रूर हम लोग के चाहे पंचायत का विकास हो, पंचायत का विकास होगा तो जाहिर सी बात है कि जनपद का भी विकास होगा। जी। अभी आप बात कर रही थी जी राम जी, इसके पहले महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के नाम से जो कि मनरेगा था, तो मनरेगा के नाम से था, अब जी राम जी है। हम ये मानते हैं कि छत्तीसगढ़ जब राज्य बना तो छत्तीसगढ़ राज्य में पलायन बहुत होता था और लोग काम की तलाश में कोई पंजाब जाता था, कोई अलग अलग, कोई जम्मू कश्मीर जाता था, और अक्सर हमको लगता था कि लोगों को रोज़गार नहीं है। पर जब मनरेगा आया तो मनरेगा ने, हमने देखा कि जब कोविड आया तो मनरेगा ने लोगों को जो गांव में लौटे शहर गए थे उनको एक काम दिया। अब ये जी राम जी हो गया है, तो क्या आपको लगता है कि जी राम जी या मनरेगा जो भी योजनाएं हैं इसने जो ग्रामीण क्षेत्र से जो पलायन था उसको एक हद तक रोका है, और परिसंपत्तियों का निर्माण जो है वो गांव में इन योजनाओं के भरोसे हो रहा है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि बाकी जगह पैसा नहीं है, पर ये एक रोजगार की गारंटी देने वाला एक कार्यक्रम है, तो चूंकि आपके माध्यम से क्रियान्वित होता है तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? जैसे कि आपने बोला कि मनरेगा में जैसे कि तो पलायन हम लोग के मनरेगा में भी कार्य हुआ करते थे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मैं ये जानती हूँ कि जी राम जी में कार्य होंगे, और उस समय वो 100 दिन का कार्य हुआ करता था, लेकिन अब उसको बढ़ा के 125 दिन का कर दिया गया है। और जहाँ तक देखती हूँ कि पलायन की स्थिति पहले भी उतना नहीं होती थी, लेकिन अब और ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमारी जितनी भी माताएं बहनें हैं उनको पूरी सुविधा के सहित में उनको कार्य मिलेगा 125 दिन का। और सरकार की ये भी है कि वो खेती बाड़ी के समय में उनको रुक के, अभी तो शुरू नहीं हुई है, मतलब कि 1 जुलाई से शुरू हो गया है, तो अभी धीरे धीरे काम धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से कि जी राम जी में उनको पलायन की स्थिति बिल्कुल नहीं होगी, और 125 दिन की, और कम से कम खेती बाड़ी के समय को उनको ये सुविधा मिलेगी। और उस चीज़ से मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ग्राम सभा बैठक में वो उनका ना आना जागरूकता की कमी हो जाती थी, जबकि जागरूक सरकार पहले भी कर रही थी, अब और ज़्यादा स्तर पे सरकार उसको और अच्छे से सही ढंग से उसको विकास की ओर जोड़ेगी। और उनको ज़्यादा खुशी भी है कि हम पहले 100 दिन का काम करते थे, अब 125 दिन का कर रहे हैं, और पलायन की स्थिति भी नहीं आएगी, क्योंकि ग्राम पंचायत में ही कई प्रकार के कार्य होंगे जो आराम से उसका लाभ उठा सकते हैं हमारी जनता। और खेतीबाड़ी में जैसे कि हमारी सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार ने 31 प्रति क्विंटल 31 वो धान की खरीदी कर दी है, और फिर तेंदुपत्ता में भी 5,500 की बढ़ोतरी कर दी। हर चीज़ में अगर देखा जाए तो परिपूर्ण है हमारा ग्राम पंचायत, वो अपने स्तर पे कई कार्य वो स्वयं से कर सकता है। कई जगह मैं ऐसे कह सकती हूँ कि ग्राम पंचायत उतना
नहीं कर पाती हैं, क्योंकि कई जगह में मान लीजिए कि हाट बाज़ार नहीं रहता है तो उससे उनको राशि नहीं मुहैया हो पाती है। कई जगह में गौशाला वगैरह नहीं है तो राशि नहीं उपलब्ध हो पाती थी, जिसके वजह से अपना ग्राम पंचायत का विकास नहीं कर पाती थी, क्योंकि ग्रामीण जन को चाहिए रोजगार, और रोजगार से मान लीजिए कुछ समय के लिए बंद हो जाता था। लेकिन अब वो स्थिति नहीं होगी, आराम से जीराम जी में वो कार्य भी कर पाएगा और भली भांति वो पूर्ण कर पाएगा। तो देखिए आप, अभी मैं जनपद अध्यक्ष जो महिला हैं उनसे बात कर रहा था, और चूंकि मैं ये जो जर्नलिस्ट हूँ, मैं पहले भी जर्नलिस्ट था, बीच में अधिकारी रहा और एडिशनल कमिश्नर डेवलपमेंट के रूप में मैंने बहुत साल काम किया। तो मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। अगर उनको जिम्मेदारी दी जा रही है तो वो उनको चीज़ों को वो समझ रही हैं, और जिस तरह से स्वाति जी अभी हमारी बातचीत हो रही है उसमें वो जवाब दे रही हैं। आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं, ये संवाद है, और संवाद में दो लोग मिलकर और बाकी लोग मिलकर बातचीत करते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है और उनके मन में कोई सवाल है कि हमको पंचायती राज व्यवस्था में जनपद में हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर अगर हमको किसी तरह की कोई बातचीत या कोई सवाल हमारे जहन में है, तो मैं चाहूँगा अगर ये महिलाएं इसमें यदि कोई स्वाति जी से कोई पूछना चाहें तो उनका स्वागत है। अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा, वरना मैं तो आप लोगों की तरफ से पूछ ही रहा हूँ। यदि किसी के मन में किसी भी तरह का सवाल हो तो वो सूरजपुर जनपद से संबंधित जो लोग वहाँ रहते हैं, अगर उनके मन में जनपद को लेके कोई सवाल है तो वो ज़रूर स्वाति जी से पूछ सकते हैं। हाँ, प्रभात जी कुछ पूछना चाहते हैं। मैं एक अधिकारी साहब के अधीनस्थ रहा हूँ, इसलिए विकास के बारे में थोड़ा बहुत समझता हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आप सर्वोच्च स्थान पे हैं जनपद में, अपने अधिकारियों से कैसे संबंध ठीक रखा जाए, आपके विचार क्या है, इस बारे में जानना चाह रहे हैं। सरल शब्द में कहना चाहूँगी कि अधिकारी को अब मुखिया कहने का मतलब ये होता है कि माता पिता मैं जहाँ तक समझती हूँ तो मैं अपने बच्चों लोग के ही समक्ष हमारी जनता को भी समझती हूँ और अधिकारी लोग से भी इसी प्रकार से बात करती हूँ। कुछ बच्चे नटखट हो जाते हैं, कोई बच्चे भाई शांत स्वभाव के होते हैं, उसी प्रकार से। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आराम से हमारे अधिकारी जन भी उस बात को समझते हैं कि गांव का विकास होना चाहिए, क्योंकि ये अधिकारी भी किसी न किसी ग्रामीण अंचल तरफ से ही आते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत का विकास हो। तो उस बात को मैं करती हूँ, तो उन लोग भली भांति समझते हुए इस कार्य को करने के लिए तत्पर रहते हैं कि हाँ मैडम आप सही बोल रही हैं कि ये चीज़ काम होना चाहिए, तो आराम से हो जाता है सुचारू रूप से। तो ऐसे ही कभी नौबत ही नहीं आई कि वो अधिकारी हैं या मैं जनप्रतिनिधि हूँ, तो एक माँ और एक बच्चे के ही समान कार्य हो रहा है जी। दरअसल मुझे लगता है कि प्रभात जी जो ये सवाल पूछ रहे थे, कई बार ये आता है कि जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच में टकराहट होती है, और बहुत बार लोग कहते हैं जनप्रतिनिधि के अधिकारी हमारी सुनते नहीं हैं, और पंचायती राज में भी ये बात बहुत बार आई है। हम लोग एक योजना चलाते थे हमर छत्तीसगढ़, उसमें सरपंच को बुलाते थे रायपुर और पंच सरपंच आते थे, तो बहुत सारे लोगों से ट्रेनिंग के दौरान इस तरह की बातचीत होती थी। इसलिए उन्होंने पूछा, ये अच्छी बात है कि आपके संबंध अधिकारी और कर्मचारियों से बहुत बढ़िया हैं। आप किसी के मन में और कोई सवाल हो, जैसा प्रभात जी ने पूछा, तो आप लोग पूछ सकते हैं। बस ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, नहीं कि यहाँ पर जितनी बहनें हैं कहीं ना कहीं किसी ग्राम पंचायत से जुड़ी ही हुए हैं और जो चाहती हैं कि वास्तव में हमारे ग्राम पंचायत का विकास हो, या कोई समस्या अगर ऐसी आती है तो मैं जनपद में उपस्थित हूँ। आप लोग अपनी बातों को आराम से रख सकते हैं और अधिकारी से अपने जो भी समस्या का समाधान वो करवा सकते हैं। अगर कहीं भी दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग एकदम बेखौफ होकर आराम से जनपद में आइए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, और कि आपकी जो भी समस्या है उनको सुना जाएगा, उसका निराकरण किया जाएगा जनपद स्तर पे। तो इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे बोलने का मौका मिला, क्योंकि बोलने का बहुत ही कम मौका मिलता है।
क्योंकि हम लोग ऐसे ही जनप्रतिनिधि हैं, भाषण के द्वारा बोल लेते हैं, लेकिन इतना कुछ आपसे मुझे सीखने का भी मिला कि ये चीज़ भी हम लोग के साथ में होना चाहिए कि हमारे जनता से एक संवाद के द्वारा हम लोग अपने किस प्रकार से विकास कर सकते हैं, किस प्रकार से अपनी सोच को उन तक पहुंचा सकते हैं। संवाद के माध्यम से ही ये सरल रूप से एकदम पहुंच सकता है। तो इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई समस्या हो तो ज़रूर जनपद में आप लोग आइए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये संवाद से ही सब कुछ संभव है। अभी आपने देखा कि हमारे राज्य में मुख्यमंत्री पूरे हर जिले में गए तो उनका टाइटल था संवाद से समाधान। तो दरअसल मुझे लगता है कि हर जगह अगर हम बातचीत करते हैं और अपनी बात कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में जो होती हैं वो उसका हल होता है और कोई ना कोई रास्ता निकलता है। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसा कुछ हो चुप्पी टूटे, ऐसा कुछ हो चुप्पी टूटे सन्नाटे बोलें, इसके पहले तुम हम तुम हम संग साथ खोलें। तो ये जो हमारी विकास यात्रा है या हम विकास की बात कर रहे हैं तो हम उसी तरह की बात कर रहे हैं। वरना मीडिया को लेकर लोगों के मन में रहता है कि उसको जो है नेगेटिव ही दिखता है, पॉजिटिव जो कुछ होता है। एक टीचर, मैं इस तरह से बताना चाहता हूँ कि एक टीचर जो है वो बहुत अच्छा पढ़ाता है और उसके स्कूल का 100% रिजल्ट आता है, पर वो कभी खबर नहीं बनता क्योंकि लोगों को लगता है कि टीचर का काम पढ़ाना है। पर गलती से यदि वो टीचर कोई ऐसा आचरण कर ले तो वो खबर बनती है। अभी पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में जब शिक्षा सत्र चालू हुआ तो 2-3 जगह जो ट्राइबल क्षेत्र थे वहाँ के टीचर वो ये भूल गए कि वो स्कूल जा रहे हैं और वो नशे में गए। तो नेशनल लेवल पे ऐसी खबर बनी कि छत्तीसगढ़ के स्कूलों में टीचर नशा करके आते हैं, जबकि हजारों टीचर हैं जो बहुत ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं। तो उन हजारों की बात नहीं होती है, वो 1-2 लोग होते हैं जो अपवाद, वो खबर बनती है। मीडिया की भाषा में कहा जाता है कि कुत्ते ने आदमी को काटा तो खबर नहीं है कि कुत्ते का काम काटना है, पर आदमी ने कुत्ते को काटा तो वो खबर है। तो कई बार जो नेगेटिव है वो उसको लोग खबर समझते हैं, पर मुझे लगता है कि जो कुछ दुनिया में बेहतर हो रहा है उसकी बात भी होनी चाहिए। और आप हमसे संवाद करने आई, आपका धन्यवाद। हम चाहेंगे अपने साथियों से, सुमन, कि हम आपको एक स्मृति चिन्ह दें।